Morning students. So today we are going to discuss next theory of molecular structures, that is valence bond theory, which is also known as BBT theory. And this theory again very important and interesting theory. And theories we already discussed are Lewis dot structures and Vesper theory. Do you remember that? But because of their limitations, these theory got failed. Lewis dot structure की main limitation क्या थी? That it followed only octet rule. ठीक है, इसने कहा कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो किस डायरेक्शन में हो रही है और उसकी शेप क्या होगी, उसके बारे में लुईस ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की. उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई दैट इज वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी ने हमें शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स को तो एक्सप्लेन किया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. जितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होंगे उसके बेस पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी. इफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर, then geometry of a molecule become equal to its shape. And if electron pair is not equal to bond pair, if molecule along with bond pair also contain lone pair, then its geometry become distorted geometry और जो shape है वो geometry से अलग आएगी. But वेस्पर थ्योरी ने जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की ही बात की. उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑर्बिटल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कि अब जो शेप बन रही है, हमें शेप तो पता चल गया. लाइक अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, दैट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्रायंगुलर प्लेनर. इफ इट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देन इट्स ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. बट अब शेयरिंग किसकी वजह से हुई, और अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दें, ठीक है, उस मॉलिक्यूल के बेस पे हम उसके इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर काउंट करके उसकी शेप तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बट वेदर द फॉर्मेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, वो मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा, उसके बारे में वेस्पर थ्योरी ने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की. सो टू ओवरकम दीज लिमिटेशन हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरीज आई दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड molecular orbital theory. So today we are going to study valence bond theory. Valence bond theory basically tells us whether the molecule is possible or not. उसमें chemical bond बन भी सकता है या नहीं बन सकता. तो this theory was given by Hitler and London in 1927 and which was further modified by Pauling and some other scientists. तो अब according to valence bond theory, whether the chemical bond is possible between two atoms or not, so it depend upon two bases, that is on the basis of energy and on their orbital overlapping. So first, valence bond theory in terms of energy. Now we don't know that stability and energy are inversely proportional to each other. तो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही डिक्रीज करेगी. So if a chemical bond is possible between the two atoms and they are converted into a molecule, then there is releasing energy. एनर्जी रिलीज करेगी उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी. क्लियर है ये? तो अब एनर्जी की टर्म्स में तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी? एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर देन दे आर कन्वर्टेड इनटू अ मॉलिक्यूल. सो इफ वी टॉक अबाउट अ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी दो एलिमेंट्स और एटम्स आपस में क्लोज आएंगे
तो उसमें कुछ न्यू फोर्सेस अप्लाई होंगी। ठीक है, न्यू फोर्सेस। अब ये देखो एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी, हमें पता है that in case of atom nucleus is present in the center and electrons are revolving around the nucleus। ठीक है, तो atom contain positive charge in the center and negative around the nucleus। तो अब यहां से एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शंस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में क्लोज आ रहे हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस भी क्लोज आएंगे। ठीक है, तो उस केस में देयर इज न्यू फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एक का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का न्यूक्लियस आपस में क्लोज आएंगे तो उनके बीच में न्यू फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन अप्लाई होंगी। अब जब भी एलिमेंट्स क्लोज आएंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तो क्लोज नहीं आएंगे, न्यूक्लियस भी आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल्सो कम क्लोज टूगेदर। ठीक है, तो अगर सेम चार्जेस क्लोज हैं देन दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। सो व्हेन टू एटम्स come close together then two new type of forces apply between them. First is forces of attraction, forces of attraction between electron of one atom and nucleus of another atom. And second, forces of repulsion, forces of repulsion between electrons of two atoms and nuclei of two atoms. ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और दो न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन स्टार्ट होगी। So on the basis of these attractive forces and repulsive forces, we may conclude whether the molecule is possible or not. अब हमें पता है रिपल्शन से स्टेबिलिटी हमेशा ही डिक्रीज होगी। So if forces, magnitude of forces of attraction is greater than magnitude of forces of repulsion, only then molecule is possible, otherwise not। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल कब पॉसिबल होगा, जब उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू रिपल्सिव फोर्सेस। सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन टू हाइड्रोजन एटम, लेट अस से HA एंड HB। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, atomic number 1, that means it contain 1 proton and 1 electron। तो न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होगा और लास्ट शेल कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हाइड्रोजन के केस में भी यही होगा। तो अगर हम फर्स्ट के न्यूक्लियस को Na कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन Ea, and if we consider nucleus of second hydrogen atom as Nb and electron as Eb। ठीक है, now let us count the forces of attraction and repulsion when these two hydrogen atom come closer together। तो अब when they come close together then there is forces of attraction between nucleus of A hydrogen atom and electron of B hydrogen atom। ठीक है, अगर हमने एक हाइड्रोजन को A कंसिडर किया और दूसरे को B, तो एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होंगी न्यूक्लियस ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B। सिमिलरली अगर A और B के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लोज आ रहे हैं तो B का न्यूक्लियस A के इलेक्ट्रॉन को भी तो इंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सेकेंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ B हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ A।
So in case of hydrogen molecule, forces of attraction become 2. And if we count forces of repulsion, repulsive forces, when they come close together, then nuclei of both A and B hydrogen atom repel each other. Similarly, electron of both the atoms repel each other. So there are two forces of repulsion. ठीक है. So in case of hydrogen, attractive forces and repulsive forces are almost same. So now whether the hydrogen molecule is possible or not, it depend upon their magnitude. ठीक है. Hydrogen molecule is possible only if forces of attraction is greater than forces of repulsion. ठीक है. जिस डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, उसी डिस्टेंस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पॉसिबल होगा. और जितने डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी तो वहां पे हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज अ स्टेबल केमिकल बॉन्ड. और जो डिस्टेंस आएगा बिटवीन द टू न्यूक्लियाई दैट इज नोन एज इट्स बॉन्ड लेंथ. क्लियर है ये? सो अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करें, सो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी, जैसे यहाँ पे जो एनर्जी है ये ओरिजिन है, एनर्जी 0. तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, if distance between two hydrogen atoms are large, this is HA, this is HB. ठीक है. डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्सेस कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में दूर है एक दूसरे से, न्यूक्लियाई भी आपस में एक दूसरे से दूर है, तो रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम होगी. बट रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम होने के साथ साथ उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी मिनिमम होगी, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कोई अट्रैक्शन नहीं होगी. ठीक है. तो बट हाई डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से स्लाइटली हाई होगा. तो अगर हाई डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, 0 से थोड़ी ही कम होगी, उसके बाद जैसे जैसे आप डिस्टेंस डिक्रीज करोगे, यहाँ पे हमने डिस्टेंस धीरे धीरे कम करना है. डिस्टेंस जब दोनों के बीच में धीरे धीरे कम होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगी. इंट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी. ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. और उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे when they start overlapping each other, एक particular distance पे forces of attraction become maximum. अगर हम उस डिस्टेंस से और ज्यादा ओवरलैप करवाते हैं एटम्स को, अगर उस डिस्टेंस के बाद अगर एटम्स और ज्यादा क्लोज आएंगे तो फर्दर सेम चार्जेस में रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी. एंड आफ्टर दैट डिस्टेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम लेस देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. ठीक है. इस डिस्टेंस के बाद जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है, रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा. अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी शुरू होगी एंड एनर्जी बिकम पॉजिटिव. ठीक है. तो जैसे जैसे डिस्टेंस और ज्यादा डिक्रीज होगा, एनर्जी की वैल्यू फर्दर नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जिस डिस्टेंस पे एनर्जी हमारी मिनिमम थी, नेगेटिव थी, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ. उतने ही डिस्टेंस पे हमारा स्टेबल केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी.
ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो डिस्टेंस होगा दैट इज अराउंड 78 पिकोमीटर। अगर उस डिस्टेंस से कम होगा हाइड्रोजन एटम्स के बीच में स्पेस, तो उस केस में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी। उस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे भी मैग्नीट्यूड जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये? तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आएगी, उस डिस्टेंस पे ही जो बॉन्ड होगा दो हाइड्रोजन एटम के बीच में वो स्टेबल बॉन्ड होगा, और उस डिस्टेंस को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। नाउ नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। Now we know that noble gases exist freely in the nature. They do not have tendency to form molecule. तो अब जो नोबल गैसेस है वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्यों नहीं करेगी, वो हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर हम एनर्जी की टर्म्स में देखें तो वी नो दैट अगर हीलियम मॉलिक्यूल पॉसिबल है देन इट कंटेन 2 हीलियम एटम इफ HEA एंड B, ठीक है। एंड वी नो atomic number of helium is 2, atomic number 2 है, that means it contain 2 proton and 2 electron। तो इसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम फर्स्ट हीलियम का न्यूक्लियस Na से कंसिडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन EA1 एंड सेकंड EA2। सिमिलरली सेकंड हीलियम न्यूक्लियस कंसिडर्ड एज Nb, its first electrons taken as EB1 and second EB2। तो यहाँ पे अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी होंगी, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस ऑफ ए हीलियम एटम, व्हेन 2 हीलियम एटम्स कम क्लोज टुगेदर, तो उस केस में न्यूक्लियस ऑफ ए हीलियम एटम स्टार्ट अट्रैक्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी हीलियम एटम। बी के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली न्यूक्लियस ऑफ बी हीलियम एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हीलियम एटम। बी का हीलियम एटम ए के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। सो टोटल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी हुई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम 4। 2 अट्रैक्शन ए के न्यूक्लियस और बी के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और 2 अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए। क्लियर है ये? सिमिलरली व्हेन वी काउंट फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, अगर आप यहां से फोर्सेस ऑफ रिपल्शन काउंट करते हैं देन द रिपल्सिव फोर्सेस इज बिटवीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल करेंगे। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपस में क्लोज आ रहे हैं तो ए का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बी के सेकेंड इलेक्ट्रॉन के भी तो क्लोज आएगा, दे ऑल्सो रिपेल ईच अदर। यहाँ से ए का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बी के सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, और हीलियम बी का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हीलियम ए के सेकेंड इलेक्ट्रॉन को। 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों आपस में रिपल्शन शो करेंगे, और 5th इज बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द हीलियम एटम्स। ठीक है, न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस में भी रिपल्शन होगी। सो देयर आर टोटल 5 फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो यहां से तो आपको मैग्नीट्यूड चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां से तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है डेट फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इन केस ऑफ हीलियम एटम इज ग्रेटर देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सिव फोर्सेस 5 है, अट्रैक्टिव फोर्सेस 4 है। अगर रिपल्सिव फोर्सेस 5 है सो हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हीलियम का मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन केस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। आप किसी भी डिस्टेंस पे चेक करोगे उसके लिए मैग्नीट्यूड हमेशा रिपल्सिव फोर्सेस का ही मैक्सिमम होगा। और व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ फॉर हीलियम मॉलिक्यूल, when we plot a graph for between potential energy and internuclear distance,
तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज तो होंगी बट अट्रैक्टिव से कम कभी भी नहीं होंगी। तो एनर्जी की वैल्यू आपकी कहीं पे भी नेगेटिव नहीं जाएगी। एनर्जी डिक्रीज होगी बट नेगेटिव किसी भी डिस्टेंस पे नहीं होगी। दैट्स व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट। ऑर्बिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग a covalent bond is formed by the partial overlapping of half-filled atomic orbitals containing electrons with opposite spin। ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तभी पॉसिबल होगी बिटवीन द टू एटम्स इफ बोथ द एटम्स कंटेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल in which electrons are present with their opposite spin। ठीक है, लाइक अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो सेकेंड ऑर्बिटल मस्ट कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो सेकेंड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी कोवलेंट बॉन्ड पॉसिबल होगा। अगर दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड तो है but they contain electron with the same spin, then in that case covalent bond is not possible। और अगर दो एटम्स जो हम जिनके बीच में हम बॉन्ड देख रहे हैं उसमें से एक फुली फिल्ड है और सेकंड वन इज हाफ फिल्ड, उस केस में भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है ये? तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तभी होगी व्हेन बोथ द एटम्स कंटेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद देयर इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो इसके जो मेन कंसेप्ट है दैट एटम शुड कंटेन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन करने चाहिए। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, अब जो ओवरलैपिंग है, overlapping should not be greater than 50%। अभी हमने किया दैट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। पार्शियल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर जब भी दो एटम्स की ओवरलैपिंग होगी तो सिर्फ इतना ही ओवरलैप हो सकता है कि कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्ट ओवरलैप हो। अगर आप 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग शो करते हो, 50% से ज्यादा में फर्दर न्यूक्लियाई भी आपस में ओवरलैप हो जाएंगे एंड इन दैट केस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिकम ग्रेटर देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो इफ ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन 50%, in that case covalent bond is not possible because then repulsive forces become greater than attractive forces। Next, extent of overlapping is directly proportional to the strength of bond। ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा में 50% से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम दो बॉन्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक में ओवरलैपिंग है 30%, एक में 40%, तो जिसकी ओवरलैपिंग 40% होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगा। और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम होगी।
So bond energy depend upon the extent of overlapping. Is it clear? So for example, formation of hydrogen molecule. Hydrogen contain 2 hydrogen atoms. दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1. Both the hydrogen atom contain half filled s orbital. तो यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो सेकेंड एटम शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो वी नो एस ऑर्बिटल हैव स्फेरिकल इन शेप. सो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन बी प्रेजेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहां से जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग दे फॉर्म अ स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जिससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी. फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल. HF मॉलिक्यूल में देयर इज 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 फ्लोरीन एटम. Electronic configuration of hydrogen 1s1, electronic configuration of fluorine 1s2, 2s2, 2p5. 2p5 means p contain 3 orbital x, y and z. 2px2, 2py2 and 2pz1. पहले हंस रूल के अकॉर्डिंग पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फर्दर पेयरिंग शुरू होगी. सो अगर हम फ्लोरीन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन कर देंगे. हाइड्रोजन में एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, एस की शेप स्फेरिकल इन शेप. फ्लोरीन में अब हमारे पास पी ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स हैं. इस टाइप से. ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड कंसिडर जेड एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. pz कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो s और pz जब आपस में ओवरलैप करेंगे, s और pz आपस में ओवरलैपिंग शो करेंगे, देन दे फॉर्म अ स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, दिस इज हाफ फील्ड s ऑर्बिटल एंड दिस इज हाफ फील्ड pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन. जो फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनको आप मेंशन करो या ना करो, दैट इज नॉट नेसेसरी. क्लियर है ये? नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल. F2 मॉलिक्यूल के केस में दोनों फ्लोरीन एटम है. फ्लोरीन एटम है तो दोनों की कन्फिग्रेशन रिमेन सेम, 1s2, 2s2, 2p5. सो बोथ द फ्लोरीन कंटेन हाफ फील्ड 2pz ऑर्बिटल. 2pz 1 कंटेन करेंगे दोनों. तो अगर फर्स्ट फ्लोरीन में pz contain 1 electron in clockwise direction, then second fluorine contain electron in downward direction or anti-clockwise direction. So because of overlapping, they form a stable covalent bond. ठीक है, यहाँ पे pp overlapping होगी. क्लियर है? So because of the overlapping between 2 pz orbital, दो फ्लोरीन एटम्स के बीच में एक स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जिससे फ्लोरीन की फॉर्मेशन होगी. क्लियर है ये? तो H2 मॉलिक्यूल में जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग बिटवीन 2 s ऑर्बिटल. HF के केस में ओवरलैपिंग बिटवीन 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल. एंड इन केस ऑफ F2 मॉलिक्यूल देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन 2 p ऑर्बिटल्स. ठीक है, सिमिलरली इफ वी चेक व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल. हीलियम मॉलिक्यूल पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज हीलियम एटम इज ऑलरेडी फुली फील्ड. अगर हम एक हीलियम एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है, तो उसका ऑर्बिटल ऑलरेडी फुली फील्ड है.
सो अगर दो हीलियम एटम आपस में क्लोज आएंगे, फुली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शो करके बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन शो नहीं करेंगे. सो बिकॉज ऑफ देयर फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, helium atom are not able to overlap each other and form a stable covalent bond. Similarly, why H2 positive and H2 negative ion is not possible. ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो पॉसिबल है, अगर हम इसका कोरस्पॉन्डिंग एनाइन या कैटाइन देखें तो वो पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज इन केस ऑफ H2 आयन, H2 आयन के केस में देयर इज बॉन्ड बिटवीन वन हाइड्रोजन एंड वन H पॉजिटिव आयन. तो हाइड्रोजन एटम के पास तो हाफ फील्ड S ऑर्बिटल है, बट H पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन 1s0, इट डज नॉट कंटेन हाफ फील्ड S ऑर्बिटल. यहाँ पे तो S ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो एक हाफ फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे. सिमिलरली इन केस ऑफ H2 नेगेटिव, देयर इज बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड H नेगेटिव आयन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम 1s1 एंड H नेगेटिव आयन 1s2. तो H नेगेटिव आयन इज ऑलरेडी फुली फिल्ड है, तो ये हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग शो नहीं करेगा. सो दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट. इज इट क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.